जुट चुका है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो पदाधिकारी है महायुति के, वो हर गली मोहल्ले में जाकर अपने अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम नाला सोपारा ईस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर महायुति के कैंडिडेट खुद हेमंत सावरा उनके लिए प्रचार प्रसार को उतरे हैं। शिवसेना सिंधे गुट के उप जिला प्रमुख नवीन दुबे जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो अपनी जीत का दावा कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीतियां रहेंगी और किन रणनीतियों के साथ यहाँ इस अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए किस तरीके का प्रयास जारी है। सबसे पहले नमस्कार आपको नवीन। नमस्कार नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की उमंग है, खास करके ऐसे यहाँ पर हमारे सारे लोग हैं, ठीक है, देवराज भाई है, सारे हमारे महिला बहन है, सब लगे हुए हैं, सब हम लोग महायुति के सब लोग रास्ते के ऊपर हम लोग को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो भी है वो 400 पार का इशारा कर रहा है और मतदारों का अच्छा एक रिस्पॉन्स और एक अच्छा एक मतलब हर जगह जहाँ जाओ वहाँ मोदीमय वातावरण है। यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है या फिर उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है उनके उम्मीदवार, उनके वो लोग अपने उम्मीदवार को मजबूत बता रहे हैं और उनका सीधा कहना है, खासकर बात करें हम बहुजन विकास आघाड़ी के, तो उन्होंने पहले ही अपनी जीत डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने ये कहा कि जीत को हम पहले से गए हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करना है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? हंसने वाली बात है और इसको इतना गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है। ये सब स्वप्न है और ये सब स्वप्न उनका भंग हो जाएगा 4 जून को। जिस तरीके से यहाँ पर शिवसेना का हमेशा कब्जा रहा है, एक बार यहाँ पर बीजेपी लड़ी है, उसके बाद 10 सालों से शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद जिस तरीके से जताई जा रही थी कि राजेंद्र गावित को इस बार वो सीट मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीदवार बदल गया, तो क्या लगता है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? हालांकि उन्होंने तो देखिए, ये चुनाव हम मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के काम पे लड़ रहे हैं और उम्मीदवार हमारे हेमंत विष्णु सावरा जी है, जो परंपरा से उनके पिताजी ने भी इस समाज की सेवा की थी और अब वो भी इस समाज की सेवा करने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आप समझ जाइए, अब की बार कितना आसान होगा, क्योंकि लड़ाई तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है और चाहे वो बबिया हो, बबिया ने अपना पूरा जी जान लगा दिया है, वहीं भारती कामड़ी के समर्थन में भी उनके जो शिव सैनिक है वो भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो कितना आसान होगा? देखिए, लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि विरोधी जो पक्ष है वो विरोधी पक्ष जानता है कि उनको प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार लगेगा ही नहीं, इसलिए विरोधी पक्ष ने कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया ही नहीं है। केवल महायुति के अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं और रहा सवाल बहुजन विकास आघाड़ी का और महाविकास आघाड़ी, तो ये दोनों जो आघाड़ी है, ये दोनों आघाड़ी के कार्यकर्ता आपस में ही वो लोग कंफ्यूज्ड है कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। आपस में ही आधे कार्यकर्ता मोदी जी के बहुजन के साथ में है और बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर जो घूम रहे हैं वो भी मोदी जी को ही वोट देंगे। देवेंद्र फडणवीस जी का परसों दौरा हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने बबिया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर पे तंज कसा था और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वसई वालों को दिखा देंगे, इस पर जो उनकी प्रतिक्रिया रही हितेंद्र ठाकुर की, उनका सीधा कहना है कि आप मर्द हो, आप में दम है, तो आप मर्द की तरह लड़िए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं इसका कड़ी निंदा करना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी अपमान महायुति का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो गलती उन्होंने की है, ये मतदार 20 तारीख को मतदान पेटी के द्वारा उनको बताएगा क्या उनकी जो गलती है उस गलती की उनको सजा कैसे मिली है। इसके अलावा पालक मंत्री जो रविंद्र चौहान है, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि वो 20-20 करोड़ की वसूली करने के लिए यहाँ वसई, विरार, पालघर में वो आ रहे हैं। मेरे एक बात बताइए, अगर ऐसी कोई घटना घटती है
तो आप कहाँ जाओगे घटना रिपोर्ट करवाने? पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, वो पुलिस स्टेशन गए? ये राजनीतिक स्टंट है और अभी से निराशा का वातावरण है और हार का बहाना ढूंढने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी और उनके नेता हमारे आदरणीय मार्गदर्शक पालक मंत्री रविंद्र चौहान जी और हमारे पावरफुल गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बोल रहे हैं। केवल निराशा और केवल निराशा का प्रतीक है ये उनकी प्रतिक्रिया। जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, महायुति दे रही है, महायुति दे रही है, जो बीजेपी का मतलब 400 पार का, आपकी बार 400 पार, तो 400 पार 400 जगहों पे कमल खिलेगा। अरे मतलब कमल ही खिलेगा ना, 400 पार क्या हो सकता है? 400 पार के आगे और कितना पार हो जाए? जो लहर 2019 में थी, 2014 में थी, वो लहर आपको कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है क्या? वो लहर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019 में देखिए, 2014 का जो चुनाव था वो अपेक्षाओं से चुनाव था, क्योंकि 2009 से लेकर 2014 में लोग निराश हो चुके थे। मनमोहन सिंह के सरकार के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था, जो अपना स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहा था। और 2014 के अंदर जब मोदी जी आए तो एक आशा की किरण आई और मोदी जी आशा की किरण बन के 2014 में आए। 2019 के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिससे लोगों को लगा कि देश सुरक्षित और ये देश सही हाथों में। और 2024 में मतदान शांत है और एकदम कंफर्म है कि अब मोदी है और मोदी की ही गारंटी है। मुस्लिम वर्ग, जो एक मुस्लिम समुदाय है, वो काफी बीजेपी से नाराज चल रहा है। जो सीएए कानून लाने की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसको हटाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय नाराज है। तो आपको लगता है, और एक तरफ कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने का जो नारा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ के सीएम हो एकनाथ शिंदे जी या डिप्टी सीएम फडणवीस जी, तो उन सब मुद्दों को लेकर जो एक समुदाय नाराज चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा? कोई समुदाय नाराज नहीं है। जब इस देश में सड़क बन रहा है तो उस सड़क के ऊपर चलने वाला कौन सा समुदाय है वो नहीं देख रहे हैं। जब इस देश में बिजली बढ़ रही है तो ये बिजली किसके घर पे जा रही है, समुदाय को देख के नहीं हो रहा है। जब उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत माँ बहनें हमारी चूल्हा जला के काम कर रही थी तो उनका चूल्हा हटा के गैस लाते समय हमने समुदाय नहीं देखा। आयुष्मान भारत आरोग्य के लिए हमने समुदाय नहीं देखा। इस देश में एयरपोर्ट जब बने तो समुदाय नहीं देखा। इस रेलवे के अंदर वंदे भारत के अंदर कौन सा समुदाय जा रहा है ये नहीं देखा। विकास सभी समुदाय के लिए एक समान है और विकास का मुद्दा मैंने कहा था, मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के काम पे हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने जो 3 बड़े काम किए इस देश के अंदर, जो हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हैं, ऐसा बोलने जाएंगे तो आपको 1 घंटा नहीं 4 घंटा मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा मोदी जी के काम गिनवाने के लिए। सामने वाले लोग के पास तो कोई काम है नहीं, सब अपने अपने पुत्र और अपने अपने बेटी और अपने अपने दामादों को सेट करने के लिए पार्टी चला रहे हैं। और मोदी जी का परिवार, ये भारत की जनता है, हम सब मोदी का परिवार है और मोदी का परिवार आज रस्तों पे देखिए आया हुआ है। और मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की सुरक्षा बढ़ाने में काम कर रहे हैं, देश में युवाओं को हाथ में काम मिले उसके लिए काम कर रहे हैं, महिला का सम्मान बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप मैं बता रहा हूँ ना, कौन समुदाय नाराज होगा? 3 तलाक का कायदा रद्द होना ये अच्छी बात है कि नहीं? हर महिला के लिए, हर मुसलमान महिला आज बोल रही है कि मोदी जी ने उसको न्याय दिया है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं किसी जात धर्म पे हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये सब विरोधी करते हैं। आज तक ये कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की राजनीति इस देश में पहले भी की थी और आज भी करने का प्रयत्न कर रही है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन ये देश समझदार है, आज घर घर इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा नॉलेज है और उस नॉलेज के द्वारा आज मतदार इतना जागरूक है कि वो शांत है, उसे पता है मोदी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ जो बीजेपी के और महायुति के जो समर्थक हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है महायुति का ही कैंडिडेट जीत के आएगा, क्योंकि हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, हम विकास के कार्यों पर बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम हर अमीर गरीब, हम जाति भेद और समुदाय से ऊपर उठकर हम
हमने सबके लिए जो कार्य किए हैं हम उस कार्य के ऊपर हम चुनाव लड़ने उतरे हैं, तो जीत निश्चित तौर पे हमारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महायुति का अबकी बार 400 पार का नारा है वो सफल होगा और उसमें उन 400 सीटों में एक सीट पालघर लोकसभा की भी होगी, ऐसा विश्वास बीजेपी पदाधिकारी, महायुति के पदाधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में है। अब देखना यह होगा कि पालघर लोकसभा सीट पर जो एक घमासान मची हुई है 3 दलों की, वो यहाँ की जनता, पालघर बसई बरार की जनता किसको उस सांसद पद की सीट पे बिठाती है, किसके सर पे वो ताज पहनाती है, ये तो 4 जून को आने वाले रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।